नमस्कार, महामाया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद फैजुर रहमान। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गरीबों के बीच थाईलैंड की सेना ने बांटे खाने। बोधगया में हवा में उछाले थाईलैंड की सेना ने नोट। गया में पत्नी को पति ने पीटा, पत्नी की हालत नाजुक। पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं छात्राएं। और नहीं दिखी अक्षय तृतीया के मौके पर सोने के बाजारों में धूम। अब खबरें विस्तार से। बोधगया के कालचक्र मैदान में थाईलैंड के सेना के जवानों ने हजारों गरीबों के बीच खाने की सामग्री और सब्जियां बांटी। इस अवसर पर थाईलैंड के बौद्ध गुरु मिस दिही रोबरन के साथ साथ थाईलैंड के तमाम सेना अधिकारी मौजूद थे। We have the group from the Thai Army Police from Thailand. They come for ordination, 204 monks. They start the 22nd of April. Today the program finished. Somebody disrobe, somebody going back to Thailand. Then before they going to Thailand, they just thinking for the people. Some people who is poor, we see the situation of them, and then we just need to give something for them. That is, today we give the Mahadana. Mahadan is we can give all the people who come here. Send the poor people. Somebody they want some food, some sweet, and then today the leader of the group they give the food, give the sweet for the poor people. ये सारे थाईलैंड के एयरफोर्स सारे फोर्स से हैं, एयरफोर्स और आर्मी से और लोकल पुलिस फोर्स से। ये सारे लोग आए हुए हैं यहाँ। स्पेशल बौद्धिस्ट का एक अपने जीवन में ये होता है कि अपने जीवन में एक बार उनको बौद्धिस्ट जैसे भिक्षु बनना होता है। तो एक्चुअली आए हुए हैं, इनके प्रोग्राम है 250 लोगों का। ये एक साथ भिक्षु बने हैं और टोटल प्रोग्राम इनका 18 दिन का था। 18 दिन परसों इनका पूरा होगा और क्रमशः जैसे आए थे वैसे फिर चले जाएंगे। यहाँ आने का एक इनका ये उद्देश्य होता है कि अपने से दूसरे को दान दिया जाए। तो ये इंडिया को बहुत मतलब कि बुद्ध भगवान तो इंडिया के ही थे और इन्होंने बहुत मतलब कि प्यार करते हैं इंडियन से, तो ये इन लोगों ने इनको दान दे रहा है। बोधगया के कालचक्र मैदान में जहाँ एक और हजारों की संख्या में गरीबों को थाईलैंड के सेना के द्वारा खाने की सामग्री बांटी जा रही थी, तो दूसरी ओर थाईलैंड के सेना के जवानों के द्वारा गरीबों के बीच हवा में नोट उछाले जा रहे थे। हवा में नोट उड़ता देख वहां मौजूद गरीब औरतें, बच्चे और बड़े पैसे की ओर दौड़ने लगे। सवाल यह उठता है कि इस बीच अगर कोई अनहोनी होती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाली गुड़िया देवी को उनके पति द्वारा पिछले कुछ महीने से उत्पीड़ित किया जा रहा था। हालात तब और गंभीर हो गई जब गुड़िया देवी के साथ उनके पति ने मारपीट की, जिससे गुड़िया देवी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। 21 अप्रैल को गुड़िया के पिता द्वारा मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और अब तक उनके पति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में गया ASP अशोक कुमार ने बताया कि गुड़िया के पति की गिरफ्तारी को लेकर तलाश जारी है। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड मारपीट किया। किसने? कुछ वजह लगा के से, कुछ वजह नहीं थी, बस वजह लगा के हर समय टॉर्चर करते हैं। जान लेने की कोशिश किए, चूल्हा में लगा दिए थे। एक मेरी भैंसुर हैं जिनको नाम अजय सिंह है, वही मेरे हस्बैंड का सपोर्ट कर रहे हैं। मारपीट हुआ है सर। 22 तारीख को हमने FIR किया जी। वरीय पुलिस अधिकारी ने आश्वासन देते हैं अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है और इस तरह के मेरा पेशेंट है, बचने योग्य अभी नहीं है। पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद हमारा नाती बेटी के लिए इसका हक जो बनता है वो होना अनिवार्य। हम लोग एडिशनल SP के पास भी गए, DSP के पास गए, थाना में गए, कहीं से कोई सिर्फ मिलता है, आश्वासन मिलता है और कार्रवाई कुछ नहीं हो। ला के जब भर्ती कराए
तो 5 बार गए थाना में, FIR नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने प्रेस रिपोर्टर को बुलाया तो चलिए, उसके बाद जब FIR किए उस समय हमको कागज़ भी हम पढ़े नहीं, साइन करवा लिए मुझसे, जो बोले वो लिखा हकीकत में नहीं। मेरा बच्ची के साथ जो घटना हुआ वो कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ एक दफ़ा लगा के उत्पीड़न और मारपीट जो भी हुआ जलाया गया, उसके बाद वो सब कुछ नहीं FIR में लिखा गया। दिनांक 21 तारीख को पहले से भी गुड़िया देवी को अपने पति से विवाद था और 21/4 की घटना है कि अपने पत्नी को काफ़ी मारपीट किया। पत्नी उसकी मुफस्सिल थाना अंतर्गत हॉस्पिटल में एडमिट है। FIR दर्ज कर लिया गया है और उनके हस्बैंड की गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। अभी वर्तमान में घर से वो बाहर है। कार्रवाई रेड की जा रही है, उनके पति को खोजा जा रहा है। घर छोड़ के वो लोग फरार हैं, वो और उनके परिवार वाले सभी घर छोड़ के फरार हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर नहीं दिखी सोने के दुकानों में भीड़। दुकानदारों ने गर्मी के साथ साथ महंगाई और चुनाव को बताया ग्राहक के नहीं आने की वजह। अक्षय तृतीया है, शुभ मुहूर्त है सोना खरीदने के लिए। पिछले साल का अपेक्षा इस साल बहुत ही कम है। इस बार इलेक्शन के चलते धूप भी बहुत इस समय बहुत कड़ा है। पिछले साल थोड़ा मौसम, अभी लेडीज लोग बाहर निकल नहीं रही हैं। अब शाम को देखिए क्या होता है। भगवान विष्णु की पावन नगरी विष्णुपद गया धाम में सलोवर पिंडदानियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, जहां सालों भर पिंडदानी आते हैं और अपने पितरों का श्राद्धकार करते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से किए जाने वाला कर्म की श्राद्ध है। भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में पितृष्ण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता व परिवार के मृतकों के नियमित श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से ही चलती आ रही है। यहाँ भगवान राम और सीता भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान तथा श्राद्ध कार्य किया था। अतः सलीला फल्गु में मात्र 4 महीने ही पानी रहता है, बाकी दिन सूखा ही रहता है। लेकिन यहाँ सालों भर गर्मी, ठंड और बरसात का दिन हो या देश के कोने कोने से तीर्थयात्री आते हैं और पिंडदान तथा तीर्थ करते हैं। गर्मी के दिनों में फल्गु नदी के सूखे होने के कारण यहाँ आए पिंडदानियों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय पंडों के द्वारा नदी में कुंड बनाया जाता है, क्योंकि फल्गु नदी के जल में बिना श्राद्धकार और तर्पण संपन्न नहीं होता। इसी आस्था में नदी में बैठकर पिंडदान और तर्पण करते हैं। ये नदी का नाम फल्गु है। फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशनी बाल वृद्ध कृतम पापम हर में ही फल्गुदकम। ये फल्गु में पैर रखने, स्नान करना, मार्जन करना, तर्पण करना, पितरों का पिंडदान करना, ये से मोक्ष का मार्ग है। ये सर्व तीर्थ है, एक केवल अपने शरीर के लिए। गया एक मोक्ष धाम है जो भगवान विष्णु का चरण पादुका पर फल्गु नदी तट पर ये 45 जगह यहाँ पिंडदान होता है और एक जगह भी पिंडदान देने से पितरों का गति होता है। ये गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में यात्रियों लोग बहुत आ रहे हैं, हर एक जगह से आते हैं। एक पितृपक्ष तो महान है, पितृपक्ष में लोग देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ नित्य दिन 12 महीना एक मुंड और एक पिंड भगवान विष्णु का ये वरदान है, गयासुर का वरदान दिए। तो एक मुंड और एक पिंड यहाँ नित्य दिन होता है। गर्मी का ये मौसम जो है, गर्मी में जो लाए हुए हैं पिंडदान करने के लिए, बहुत नहीं कोई पानी का व्यवस्था है, नहीं कोई छाया की व्यवस्था है। धूप में बैठ करके लोग पिंडदान करते हैं। ये फर्श तो बन गया, यहाँ से वहाँ तक फर्श बन गया, करोड़ों करोड़ खर्च हो गया, लेकिन यात्री का कहीं पर कोई ठहरने का, रुकने का कोई साधन नहीं बना, नहीं पीने का कोई जल का कोई साधन बना। जाति लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। नदी उस पार जाकर के सीता कुंड, राजा दशरथ जी का हाथ है, सीता जी बालू का पिंड दिए हैं, वहाँ भी एक बूंद पानी का व्यवस्था नहीं है। वहाँ करोड़ों करोड़ का रोड बन गया, लेकिन पानी का कोई व्यवस्था नहीं। यात्री लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। इस जगह पर के ब्राह्मण लोग जो हैं, एक छोटा सा गड्ढा कर करके लोहे का टब बैठा करके उसको रखते हैं
यथाशक्ति जिसका जो बनता है वो ब्राह्मण का रुपये 2 रुपये देते हैं। कोई ऐसा नहीं है, टैक्स नहीं है, बंधा नहीं है कि आपको इतना देना पड़ेगा। वो यात्री लोग अपना खुशी से, जिनका जो श्रद्धा है, प्रेम है, वो अपना प्रेम के पूर्वक वो ब्राह्मण को देते हैं। उसी में ब्राह्मण का मजदूरी समझा जाए, ये जो भी समझा जाए वही पाने का एक साधन है और कोई साधन नहीं। तो सबसे भारी समस्या धूप का है। हाँ, ये धूप में जो है ना कर्म क्रिया होने में बहुत असुविधा रहा है। देखिए ऐसे जगह में कैसे लोग कर्म करेंगे, कितना कष्ट होगा। आस्था है कि जो लोग पहले से पूर्वज से मान चुका है वही करने के लिए लोग को अपना पानी वही नल एक ठोक गिरता है, उसमें लाइन लगा हुआ है, नहीं तो कहीं खड्डा गिरा हुआ है, गंदा पानी है, उसी में से लोग लेके काम चला रहा है। सुंदरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के सपनों में लगे पंख, पढ़ाई के साथ साथ सीख रही हैं आत्मरक्षा की गुर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में शुरू किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को लाकर यहाँ अवसान के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है। ये वैसी छात्रा हैं जो काफ़ी गरीब हैं और वो कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी कि वह भी अन्य लोगों की तरह स्कूल जाएगी। महिला समाख्या के कर्मचारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में छात्रा को चयन कर शिक्षा मुहैया कराने का कार्य कराती है। गया जिले के मानपुर प्रखंड के भोरे में महिला समाख्या द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के द्वारा कुल 65 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। इन छात्राओं को प्रतिदिन 2 महीने तक जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं ताकि आत्मरक्षा करने के साथ साथ अपने घरों की रक्षा भी कर सके। कराटे का प्रशिक्षण देने आए प्रशिक्षक ने बताया कि अभी भी इन लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद सभी छात्राओं को पटना में ग्रेडिंग की जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं में से 5 छात्राएं मानपुर प्रखंड के सभी विद्यालयों में कराटे का प्रशिक्षण देगी। इसके बदले में उन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। को स्पोर्ट्स कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका मतलब पटना से ही हम लोग का नियुक्ति हुआ था ये लोग को प्रशिक्षण देने के लिए, जिसके फलस्वरूप ये लोग अपना आत्मरक्षा कर पाए और सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब हमेशा तैयार रहे। ये हम लोग का उद्देश्य है कि बहुत से जगह से ऐसा है, मतलब ये परिवार ऐसा परिवार से ये लोग बच्चियां हैं जो बहुत ही निचले दब्बे का रहता है, तो ये लोग को ऊपर उठाने के लिए हर चीज़ में, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, तो कराटे से आपका मेंटली प्रिफरेंस आदमी होता है पढ़ाई के लिए भी और उसके बाद फिजिकल मूवमेंट्स के लिए भी, जिससे ये लोग आगे बढ़ सके। अभी कुछ लड़कियाँ मतलब आपके बिहार स्टेट चैम्पियनशिप में गई थी जो गया जिला से हमारे सोतो का स्टाइल से, जहाँ 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। तो वैसे ही हम लोग लगे हुए हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें। ये इलाका सपोर्टिव इलाका है, बट मतलब इधर का संसाधन थोड़ा ठीक नहीं है और स्कूल में कुछ कमी है, जैसे चापाकल नहीं, लड़कियों को बहुत दिक्कत होता है, मतलब शौचालय नहीं, ये सब नहीं है, तो वो सबको मतलब देखना चाहिए। अभी करीब 60-65 लड़कियां थी, लेकिन अभी कुछ लड़कियां निकल गई हैं स्कूल से, जिसके कारण अभी 50 लड़कियां। इसके बाद ये लोग का ग्रेडिंग होगा पटना में और उसके बाद आपका ग्रेडिंग के बाद ये लोग को चैंपियनशिप में ले जाया जाएगा। अभी कुछ दिनों के बाद ये लोग को 5 लड़कियाँ यहाँ से सेलेक्ट करके जाएंगी, जिसमें से वो 5 लड़कियाँ हमारे प्रखंड में मतलब मानपुर प्रखंड में 5 स्कूल में ट्रेनिंग देंगी, जिनके इनको प्रोत्साहन राशि के उपलक्ष्य में कुछ पैसा भी दिया जाएगा और इन लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण ले रही छात्रा बताती है कि जब कराटे का प्रशिक्षण समाप्त कर अपने घर वापस जाएगी और फिर कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अक्सर छेड़खानी की घटना सुनने को मिलती है, ऐसे में ये छात्राएं आत्मरक्षा कर सकती हैं। इस संबंध में महिला समाख्या के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रभारी वार्डन बताती है कि छात्राओं को सख्त करना है। समाज में जो लड़का लड़की में भेदभाव है, इससे समाप्त करने ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब ये लड़कियां घर से अकेली निकलेगी तो असुरक्षित की भावना समाप्त हो जाएगी। ये बिहार परियोजना के द्वारा
कराटर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये सब मेरी बच्ची हैं, वो KGBB मानपुर की छात्रा हैं। ये लोग अभी वर्ग 7-8 में पढ़ रही है। कुछ नई बच्ची आई है, उनको तो अभी कुछ नहीं पता है, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन जो पुरानी बच्ची है 7-8 वाली, वो इसमें सीख रही है, और जो 6 में है वो अलग मतलब क्लास लगाती है। मेरा तो एक शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि बच्चियों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो एकदम बिल्कुल सशक्त हो जाए। जैसे होता है कि ये हमारे माने पूरे माहौल है, मतलब कह सकते हैं भारत का संस्कृति है कि बच्चियों को झुक के चलना चाहिए। कोई बड़ा है तो अपने से बराबर लड़का यदि है तो लड़का को उसको खाना दो, पानी दो, उसको माहौल ही अलग दिया। भेद बहुत ज़्यादा है हमारे संस्कार में। तो ये एक तो इन लोग को प्रशिक्षण देकर भेदभाव को हमको मिटाना है कि ये इतना मजबूत हो जाए, ये नहीं कि भाई पे आश्रित रहे, अपने परिवार पे आश्रित रहे। आज हम भी हैं तो मेरा तो संस्कार पहले का है, तो आज भी हम भी हैं तो बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं, अकेले बस में जाने में डरते हैं कि साथ में कोई चले। आज भी हम साथ में जाते हैं तो कभी गार्ड को साथ ले जाते हैं किसी को। लेकिन ये लोग बच्ची इतनी सख्त हो जाएगी कि ये रात में भी यदि किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए गांव में या इन लोग के घर में भी कोई हादसा हो तो इतना हिम्मत हो जाएगा कि ये लोग उसी टाइम निकल जाएगी और अपने परिजन को बढ़िया से इलाज करवा लेगी, या जो भी ज़रूरत हो वो पूर्ति कर सकती है। इन लोग में अब डर और झिझक बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम बाहर निकल रहे हैं स्कूल घर से तो हम बिल्कुल असुरक्षित हैं, साथ में कोई जेंट्स होना चाहिए, ऐसी भावना अब इन लोग में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं रहेगा। अभी हम लोग हैं, कुछ दिन भी छोटी थे तब तो मम्मी के साथ जाते थे, और थोड़ी बड़ी हो गए तभी अब हमारी शादी होगी तो चलो मेरे हस्बैंड है, ये परिवार लोग जाएंगे साथ में, ससुराल वाले। लेकिन इन लोग में ऐसा नहीं भावना रहेगा। ये लोग इतनी सशक्त हो जाएगी कि खुद अपना काम कर सकती है और अपने परिवार को भी बिल्कुल मजबूत कर सकती है। और आत्मरक्षा तो इनका एकदम, और आत्मरक्षा तो इसके अंदर इतना गुण भर जाएगा कि ये कभी आगे पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगी कि मेरा कोई सहारा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, महामाया न्यूज, गया। गया के नीमचक वधानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव, जहां का पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। भगवान विष्णु की पावन नगरी गया में भारत सहित देश विदेश से हिंदू सनातन धर्मावलंबियों यहाँ आते हैं और अपने अपने पितरों का श्राद्ध कराते हैं। आज से करीब 3.5 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण के लिए राजस्थान से 300 गौड़ परिवार को गया के पत्थरकट्टी में बसाया। उस वक्त बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सभी सम्मिलित था। सभी जगहों से पत्थरकट्टी का पत्थर अच्छा पाया गया। इसके बाद यहीं के पत्थरों से विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया। हमारे पूर्वज आज से करीब 350 वर्ष पूर्व इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा विष्णुपद मंदिर जो गया में है उसके माने जीर्णोद्धार के लिए यहाँ लाए गए थे। तो जब हमारे पूर्वज यहाँ आए, वो 300 परिवार माने यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद सबसे अच्छा पत्थर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उस समय तीनों एक ही राज्य में थे, तो पत्थर की सर्वे में सबसे अच्छा पत्थर इसी पत्थरकट्टी की माने पहाड़ में पाया गया। तो सबों को यहीं बसा दिया गया और नक्शे के आधार पर पूरा मंदिर यहीं बना और वहाँ ले जाके जोड़ दिया गया। यहाँ के पत्थरों में खास बात यह है कि यहाँ के पत्थर से बनाए गए प्रतिमा पानी में